नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान से जुड़े समृद्ध इतिहास की राजस्थान के कार्यकर्ताओं को याद दिलाई। बताया कितना भव्य राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का यहाँ अधिवेशन किया था और उसमें नेहरू जी को कहना पड़ा था कि इतनी भव्यता की जरूरत नहीं थी और कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये उनका मन है, उनकी लगन है, उनकी ताकत है और उनका ही पैसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी की, तो साथ ही कड़वी हकीकत से भी कार्यकर्ताओं को रूबरू कराया और कहा स्थिति हमारी अच्छी नहीं है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है और आज हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इतनी अच्छी बातें करते करते मल्लिकार्जुन खड़गे मनुवादी सोच की तरफ भी चले गए। राहुल गांधी ने भी राजस्थान आकर राजस्थान की जनता को अपने पक्ष में करने, राजस्थान सरकार की योजनाओं को गिनाने से ज्यादा ओबीसी पर अपना ध्यान फोकस किया। कितना कारगर होगा ओबीसी को अपनी तरफ आकर्षित करने का राहुल गांधी का प्रयास और कितने सफल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे आज कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने में। विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ राजीव तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शैलेंद्र धाबाई जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कांग्रेस से श्याम सुंदर शर्मा, अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही महेश शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र धाबाई जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हालात से परिचित तो कराया, लेकिन साथ ही बीजेपी पर जिस तरह से प्रहार किया और एक सोच के तहत आपने समाज के कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए समाज के बड़े तबके को पीछे करने की कोशिशें की है, ये आरोप भी लगाया। मीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है और जिस हिसाब से उन्होंने आरोप लगाया वो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप जानती हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने में विश्वास करती है। जहां तक हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम एक विशेष वर्ग को पसंद नहीं करते, उसके बावजूद आप देखिए, अगर विकास किया है तो हमने मुस्लिम महिलाओं का जो ट्रिपल तलाक है उसको संवैधानिक करार दिलवाकर उनको एक आजादी देने का काम किया, उनको अत्याचार शोषण से मुक्ति देने का काम किया। तो उनका जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजस्थान में आके उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं थी, राहुल गांधी जी ने वो उस पर बखान नहीं किया, क्योंकि जितनी भी योजनाएं वो अभी 4-5 महीने पहले शुरू हुई है और धरातल पर नहीं है। और योजनाएं, सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। चाहे वो आप अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स की बात कर लें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे आप जो फसल खराबे की बात कर लें, फसल नहीं दे पाए, चाहे आप बिजली की बात कर लें, किसानों का कर्जा माफ इन्होंने किया नहीं, बिजली दी नहीं, 2000 यूनिट बिजली के बिल में माफ करने की जो इन्होंने बात मुहिम शुरू की है, स्कीम दी है, उससे किसान नाराज है। राजस्थान का किसान नाराज है, बोले पहले बिजली तो दे दो फिर आप काटना। और एक तरफ आपने देखा कि सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में, एक तरफ आपने जनता से करोड़ों रुपए लूट लिए और उसके बाद आप 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। तो वो क्या घोषणाओं पे क्या चर्चा करते हैं राहुल गांधी जी, तो वो एक तरह से आईना दिखाकर गए। और जहां तक उन्होंने ओबीसी वर्ग की बात की है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पहली बार भारतीयों के द्वारा भारत के लिए एक नई संसद का निर्माण हुआ है जो विशुद्ध राष्ट्रवादी है, विशुद्ध भारतीय है। जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्लियामेंट थी जिसपे बैठ के शासन किया जो उनकी मानसिकता को मानने वाले लोग हैं उन्होंने, और उसके बाद जो ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल, जिसको हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया, उसको लागू करने का काम किया, एक कानून बनाया। जो कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रही 58 साल, जो सिर्फ बिल लाती रही और वो बिल कभी पास नहीं करवाया, वो सिर्फ कहते रहे, लेकिन उसको कानून बनाया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति की सुध ली और उनको 33% आरक्षण देने का लोकसभा और विधानसभा में कानून पारित किया। आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता कि आप बहुत लेट बिल लाए। अरे हम तो लाए, आपने 58 साल क्या किया, कानून तक नहीं बनवा पाए। आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला शक्ति को कानून दिया है, चाहे किसी की सरकार आए मीना जी 2024 के बाद। आप देखिए, जिसको भी भारत की जनता जन आशीर्वाद दे, लेकिन कानून बन गया है तो इंप्लीमेंट होगा और वो मातृशक्ति को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। अब रही बात ओबीसी की, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को संविधान पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एससी एसटी आयोग 1952 से बने हुए हैं, वहां प्रावधान किया हुआ है संविधान में। और आपने देखिए, ओबीसी की बात करते हैं राहुल गांधी जी, क्या करा आपकी सरकार ने? 58 साल आपने भारत पर राज किया, 10 साल आपकी सरकार थी 2004 से 14 तक, तब आपको ओबीसी वर्ग की याद नहीं आई? क्या आपने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? संवैधानिक दर्जा देने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने ओबीसी वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। अब जब संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, उसकी बात ये कर रहे हैं राहुल गांधी जी। अरे भाई, पहले आप अपने टाइम पे अध्यादेश फाड़ चुके, आपको जानकारी है नहीं भारत के संविधान की। भारत के ओबीसी एससी एसटी वर्ग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक समझा, उनको कभी मान सम्मान नहीं दिया। अगर बाबा साहब अंबेडकर को मान सम्मान देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप बताइए, क्या बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया कांग्रेस पार्टी ने? क्या कभी मान सम्मान किया? बल्कि उनको अपमानित करके अपने मंत्रिमंडल से जाना पड़ा, उनको अपमानित करने का काम किया, उनको हराने का काम किया कांग्रेस की पार्टी। तो ये ना आदिवासियों की बात करें, ना ओबीसी की बात करें, और जो ये बात कर रहे हैं वो पूरी बता दीजिए, कौन सा एक प्राइम मिनिस्टर हुआ भारत में ओबीसी वर्ग का? पहला प्राइम मिनिस्टर से पहले भी 2 प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं दिया ओबीसी वर्ग का। ओबीसी वर्ग का प्राइम मिनिस्टर आज बैठे हुए हैं भारत में और पूरे गरीबों, अति पिछड़ों की सुध ले रहे हैं, आदिवासी दलितों की सुध ले रहे हैं। गरीबों की पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी। जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो सारी की सारी गरीब को समर्पित हैं। चाहे उनको आवास देने की बात हो, चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे महिलाओं को शौचालय देने की बात हो, उज्ज्वला की बात हो, चाहे जनधन खाते खोलने की बात हो, चाहे आप देखिए डायरेक्ट जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने की बात हो, और जितने भी मुद्रा लोन योजनाएं चल रही है जिनका लाभ मिल रहा है, चाहे वो रेडी वाले हो, चाहे पटरी वाले हो, चाहे छोटे ठेले वाले हो, तो तमाम योजनाएं जो हैं वो सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, जो गरीब कल्याण के लिए चल रही है। गरीब की सरकार है। ये तो अभी भारत भ्रमण कर रहे हैं, 2004 में सांसद बने थे, बोले अभी तो मैं भारत को समझूंगा, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली। भाई, मैं किसानों के साथ मैंने फोटो खिंचवाई, किसानों का दर्द समझा। तो बिजली देते ना, किसानों का दर्द समझते, खाद देते ना, खाद के टाइम पे तो डंडे पड़े। जब आपकी यात्रा निकल रही थी तब बिजली को जबरदस्ती ट्रांसफार्मर्स लगे, दूसरे जहां से यात्रा गुजर रही थी वहां तो ट्रांसफार्मर की भरमार, दूसरी जगह अंधेरा। राहुल गांधी से ज्यादा लंबा भाषण आप यहाँ इस कार्यक्रम में दे सकते हैं शैलेंद्र दवाई जी? नहीं, मेरे पास तथ्य है मीना जी, तथ्यों के साथ दे रहा हूं मैं मीना जी, तथ्यों तर्कों के साथ दे रहा हूं मैं। जी 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 जी, बात ये है, मुद्दा ये है कि आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जो कोशिश की है, उसमें कितना सफल हुए होंगे राजीव तिवारी जी? ऑडियो ऑन करिए सर अपना। देखिए, कितने सफल हुए ये अपने जोश भरने में, ये बात तो अब मालूम पड़ेगी तब जब चुनाव के परिणाम आएंगे, उस तभी मालूम पड़ेगा कि कितना जोश भर पाए, कितना सक्रिय कर पाए। और जहां तक ओबीसी की और बातें, अभी दाबाई जी की भी मैं बात सुन रहा था, तो दाबाई जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्वदेशी संसद तो बना दी, राष्ट्रपति भवन भी बनवा देते, अभी प्रधानमंत्री खुद अंग्रेजों के बनाए बंगले में रह रहे हैं, सारे मंत्री अंग्रेजों के लुटियंस बंगलों में रह रहे हैं। तो ये कोई बनाना, ये ऐसी बात नहीं है, बना दी संसद अच्छी बात है, लेकिन आज जरूरत जो इस पर 2600 करोड़ या 3000 करोड़ रुपए जो खराब किए हैं, मतलब खराब नहीं किए, बनाए हैं, तो वो और जन उपयोगी योजनाओं में जा सकते थे। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि, और आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जो कि देश की प्रथम नागरिक है, उनको आपने इसलिए नहीं बुलाया। रामनाथ कोविंद उस समय प्रेसिडेंट थे, उससे आपने शिलान्यास नहीं करवाया। तो आप खुद ही सब कुछ करना चाहते हो, तो ये बात भी ठीक नहीं है। और जहां तक आज खड़गे जी और राहुल जी आए, तो
बहुत कोई ऐसी खास बात नहीं। वो एक जो महत्वपूर्ण बात कर गए वो सिर्फ इतनी सी कही उन्होंने कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो महिला आरक्षण बिल को हम तत्काल प्रभाव से लागू कर देंगे। ये एक बात उन्होंने जो संसद में भी कही थी, वही बात उन्होंने यहाँ भी कही है। तो ये एक बात है। बाकी तो 10 साल बाद हो सकता है जो नई सरकार 24 में आ जाए और वो कोई नया संविधान संशोधन लाके इसमें और कुछ विधेयक के अंदर कुछ तब्दीलियां कर दे। तो 2029 अभी 10 साल दूर है, तो उसमें अब क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ मुझे एक चुनावी गिमिक लगता है कि आपने अभी इस विधेयक को लाकर आपका क्योंकि प्रचंड बहुमत है, आपने तत्काल दोनों सदनों में उसको पारित भी करा लिया। जी अगर वाकई मंशा होती मोदी सरकार की इस विधेयक को लागू करने की, महिलाओं को आरक्षण देने की, तो इस बार भी वो किया जा सकता था। बिल्कुल और जो बिल्कुल राहुल गांधी और खड़गे जी ने राजस्थान की कुछ योजनाएं जो अभी चिरंजीवी योजना और इनका सबका जिक्र भी किया अपने भाषणों में, लेकिन वो जो सबसे बड़ी बात एक वो कहना चाहते थे कि सरकार रिपीट कैसे हो, इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को नारे लगाने से ही मना किया। उन्होंने कहा कि आपका जोश जो है वो हमें बूथ पर दिखना चाहिए, यहाँ आपको जोश दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी तो पहला दौरा था इस चुनाव के अंदर, राहुल गांधी पहले आए थे, खड़गे साहब का पहला दौरा है, वो चुनाव की क्या क्या अभी चीजें समझेंगे। तो जब पहली सूची आएगी और विधानसभा चुनाव का एक टेम्पो बनेगा, उसके बाद क्या होता है और इन सभाओं का इनका क्या असर होता है वो तब मालूम पड़ेगा। बब्बर शेर बताया कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने, उनमें देखिए, जोश बब्बर भरने के शेर तो अब लिए। हिंदुस्तान में ही नहीं है। हिंदुस्तान में एक भी बब्बर शेर नहीं है। जो भी एक दो किसी जू में होंगे तो वो अफ्रीका से लाए हुए होंगे। बाकी तो गिर में है, वो गुजरात के है, अपने एशियाटिक लॉयन है, वो है। बब्बर शेर जो है वो सिर्फ अफ्रीका में है। अब यहाँ हिंदुस्तान में तो एक भी बब्बर शेर नहीं है। तो अगर वो टाइगर्स को बब्बर शेर कह रहे हैं तो ये उनकी जानकारी की कमी है। जी अरुण शर्मा जी, राहुल गांधी जब भी आते हैं, एक बहुत बड़ी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को होती है कि कुछ बड़ा संदेश देकर जाएंगे। आप कितना बड़ा संदेश आज उनके बब्बर शेर के स्टेटमेंट को, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने दिया है, या बाकी उन्होंने ओबीसी को लेकर जो कुछ कहा है, कितनी बड़ी आप उनकी तरफ से आज उनकी स्पीच को मानते हैं, कितना बड़ा संदेश समझते हैं आप? सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर से जुड़ा। एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था उस समय, और शायद मेरे से पहले शैलेंद्र भाई बोल लिए हैं, तो मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा मिस नहीं किया है। देखिए, राहुल गांधी आज राजस्थान में आए और मल्लिकार्जुन खड़गे आए। अवसर बिल्कुल पार्टी का अवसर था। नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का शिलान्यास किया उन्होंने। करीब 63 साल पुराने भवन में हम रहते हैं वर्षों से। आप अगर जानती हैं पीसीसी आई होंगी तो आपने देखा होगा उसकी हालत और अप्रोच। तो एक तो वो काम था। दूसरा, पहली बार सारे बूथ के जो इंचार्ज हैं हमारे पूरे राज्य से, उनको बुलाया गया था। ब्लॉक अध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे पीसीसी के। तो इन्हें वे ये एक कांग्रेस संगठन का कार्यक्रम था। हौसला तो देखिए, काफी लोग ये मानते हैं कि कुछ साल से 2 साल से राहुल गांधी की इमेज बदल गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो शुरू से ही स्पष्ट, सीधे, सच्चे आदमी हैं। बहुत वाचाल नहीं है, लाग लपेट करते नहीं है। और एक जो बड़ा मैसेज डॉक्टर मीना वो हम सभी राजनीतिज्ञों को दे रहे हैं, वो ये जो हम शायद भूल गए थे पिछले दशकों में, कुछ दशकों में, 1-2 दशकों में, गो बैक टू पीपुल। लोगों से संपर्क
करना है, हर वर्ग से संपर्क करना है और उनसे संपर्क कटने से आप बिल्कुल कट जाते हो रियलिटी से। तो एक वो मैसेज तो वो लगातार दे रहे हैं, भारत यात्रा के दौरान तो दिया ही उन्होंने, एक बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन वो यात्रा अभी भी जारी है और लगातार इस तरीके के उपक्रम करते हैं जिसमें लोगों से सीधा जुड़ाव हो, उनकी समस्याओं को समझा जा सके। आज भी आपने देखा होगा उसी कड़ी में एक नॉन शेड्यूल प्रोग्राम था जो पहले से तय नहीं था, पर अर्ली फ्लाइट ली उन्होंने। आम आदमी की जो फ्लाइट होती है, मतलब रेगुलर घरेलू फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट से नहीं आए वो, और उन्होंने समय का सदुपयोग किया महारानी कॉलेज में जाके छात्राओं से इंटरेक्ट करने का, फर्स्ट हैंड उनसे बात करने का, बल्कि उनसे क्या वो बातें कुछ हुई अरुण शिकायतें शर्मा जी? अरुण शर्मा जी, क्या बातें हुई छात्राओं से? क्या सुना उन्होंने छात्राओं से? क्या उन्होंने अपनी तरफ से छात्राओं को कहा और छात्राओं से फीडबैक क्या लिया? देखिए, वैसे तो ये सामान्य चर्चा थी, फिर भी शायद कुछ छात्राओं ने एक तो मैंने सुना है इलेक्शन के बारे में उन्होंने बात की कि ये जो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुए हैं राजस्थान में विश्वविद्यालयों के, उसके बारे में चर्चा थी। ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी की भी बात उन्होंने की होगी। तो इस तरीके की चर्चाएं थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो लीक से हटकर लोगों से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। आपने सुन ही लिया होगा, स्कूटी से ही वो मानसरोवर तक पहुंचे एक अपनी छोटी बहन छात्रा के साथ, और ये सब एक सिलसिला लगातार चल रहा है और मैसेज बहुत क्लियर है कि हमें जनता के सीधे संपर्क में रहना है, नंबर एक। दूसरा, ये जो अभी करंट इश्यूज थे उन पे उन्होंने जरूर छूने की कोशिश की, जैसे एक महिला आरक्षण विधेयक जो लाया गया है, बहुत ही पहले रहस्यमय माहौल बना के, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि आप विशेष सत्र बुलाएं और लोग स्पेकुलेट करते रहे कि यार ये किस बारे में है, कई चर्चाएं चलती रहे, कोई ऑफिशियल सूचना न विपक्ष को न पत्रकारों को किसी को दी नहीं गई 2 दिन पहले तक भी, और फिर लाए गए तो इस अंदाज में लाए गए हैं कि वो ले भी आए और नहीं भी लाए। मतलब एक जो आसान से आसान कैलकुलेशन है वो 2029 तक जाती है, और कुछ लोगों को तो कहना है इसमें अभी 14-15 साल लगेंगे अगर ये इन कंडीशंस के मुताबिक की जाए। जबकि कांग्रेस का और सभी ऐसे दलों का सोचना बड़ा स्पष्ट है कि आप चाहें तो इसे कल भी दे सकते हैं। पंचायती राज के भी जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था और महिलाओं को इसमें दिया गया था आरक्षण, तो कोई इस तरीके की शर्तें नहीं थी उसमें, तो एक उस तरफ ध्यान खींचा गया है। 9 साल अरुण शर्मा जी, 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को। आपकी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा आंदोलन, कोई ऐसी मांग कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार को घेर सके, ऐसा कोई प्रयास किया आपकी पार्टी ने? डेडिकेटेड कि भाई हम तो महिला आरक्षण, आपकी बहुमत वाली सरकार है और हम विरोध में हैं, हम इसके पक्ष में हैं, हम पारित करवाएंगे। आप इसी सदन के सत्र में बिल लेकर आए। पिछले 9 साल में कभी किया ऐसा कांग्रेस पार्टी ने? डॉक्टर मीना, मेरी खुद की जानकारी में है कि कम से कम पूरे हिंदुस्तान से सांसदों के, महिला नेताओं के 2 दर्जन मांग पत्र सीधे प्रधानमंत्री को गए हैं, और ये इतना ओबियस था। देखिए, आपके दोनों घोषणा पत्र में है 2014 के 2019 के, आपको स्पष्ट बहुमत मिला है। आप ये 7 दिन के नोटिस पे अभी भी किया ना, जब बिल्कुल चारों तरफ से घिर गए तो उनने एक नया रास्ता ये निकाला कि ये शगुफा छोड़ के देखते हैं, ये छोटे छोटे गुब्बारे हवा में उड़ाते हैं, चल जाए तो ठीक है, नहीं फिर आगे देखेंगे। उसी तरीके से अगर ये लाना चाहते, जरा भी नियत होती भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मीना, पहले 7 दिन में ला सकते थे। 9.5 साल। मेरा सवाल ये था अरुण शर्मा जी, लेकिन शायद उसका जवाब आपके पास नहीं, क्योंकि वैसा हुआ ही नहीं।
कांग्रेस पार्टी ने पिछले 9 सालों में 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन सिर्फ इस मुद्दे पर कि हम महिला आरक्षण का जब तक सदन में बिल नहीं लाया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी कार्यवाही को लेकर अपना स्टैंड ये रखती है। आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया। और जहां तक सवाल इससे पहले की सरकारों का है, कांग्रेस पार्टी की मंशा है, आजादी के महज 17-18 साल बाद इस देश में प्रधानमंत्री महिला बनी, कांग्रेस पार्टी की बनी, कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकारें बनी। इस देश में संविधान सभा में चर्चा हुई थी महिलाओं के आरक्षण की। जब बाकी आरक्षण हमने एससी और एसटी के लिए तय किया था तो संविधान सभा के लोग इतने प्रोग्रेसिव थे कि उन्होंने चर्चा की। हमारी संविधान सभा में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। 1920 में अमेरिका में मिला और हमने 1930 के आसपास, और हमने जिस दिन हमारा संविधान लागू किया उस दिन किया। तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ बीजेपी को इस बात के लिए घेरे, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा तो ये था कि कांग्रेस पार्टी आज राजस्थान में जो चुनाव का आगाज करने के लिए 2 बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपकी पार्टी का चेहरा राहुल गांधी जो पहुंचे, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जो संदेश देने की कोशिश की उसमें कितने कामयाब हुए। आपने कहा राहुल गांधी अब पिछले 20-30 सालों से राजनीति में जो बंद हो गया था, किसने बंद किया? कांग्रेस पार्टी ने बंद किया, क्योंकि सत्ता में थे। राहुल गांधी जब सत्ता में थे तब कितनी यात्राएं, कितने लोगों से मिले, उनकी जीवन शैली सत्ता में थे और विपक्ष में थे, वो कितना बदलाव आया है। तो सत्ता से दूरी ने उनको भी सिखाया है और निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण राहुल गांधी का भी जरूरी है और आम कार्यकर्ता का भी जरूरी है। तो राहुल गांधी कम से कम विपक्ष में रहकर सीख रहे हैं। कोशिश लगातार जारी है। भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो स्कूटी पर बैठकर जाना हो, चाहे वो कूली के साथ परिधान उनका पहनकर बोझा ढोना हो, राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। महेश शर्मा जी, सवाल ये है कि ये जो प्रयास है, ये एक तस्वीर, जैसे मैंने अरुण शर्मा जी से पूछा चर्चा क्या हुई, स्कूटी में बैठे उस विद्यालय के, कॉलेज के बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ चर्चा क्या हुई? क्या उनसे कोई फीडबैक लिया या फिर एक सिर्फ पिक्चर खिंचवाने और कुछ लोगों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, और जिन लोगों के बीच गए उनमें क्या वाकई में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए? क्या वो लड़कियां जो वहां थी वो राहुल गांधी को एक नेता बतौर नेतृत्व के आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर उसका असर देखने में वो जितनी लड़कियां वहां मौजूद थी, क्या कुछ प्रयास करेंगी? राहुल गांधी वहां पहुंचे इसलिए। महेश शर्मा जी। देखिए, जहां तक राहुल गांधी ने जो उद्यम कर रहे हैं, चाहे पद यात्रा के रूप में आम लोगों से मिलने, अलग अलग वर्गों से मिलने, उनसे इंटीमेट करने, ये जो सारी चीजें प्रक्रिया तब हुई है जब उनको ये देखा कि वहां सत्ता के गलियारों में रहने की बात अलग होती है, आम जनता के बीच जाकर के उनके दुख दर्द उसको ज्ञात करना, उनकी अपेक्षाओं को ज्ञात करना, ये ऐसी चीजें राजनीति में होनी चाहिए और सभी दलों को करनी चाहिए इसकी। तो ये उन्होंने जो जतन कर रहे हैं वो एक उसी तरह का जतन कर रहे हैं जो महात्मा गांधी करते थे। आजादी की लड़ाई से पूर्व जो उन्होंने जिस तरह से भारत भ्रमण किया था और जिस तरह से एक अलग अलग मतलब के वर्गों से मिले, अलग अलग वर्गों की अपेक्षाएं देखी, क्या उनका मानस है क्या नहीं है, तो ये सारी चीजें अगर कोई व्यक्ति या राजनेता ऐसे पहल करता है तो उसको स्वागत करना चाहिए कि वो ये देखना चाहता है महिलाएं, जो महिला बिल जो पारित हुआ है उसमें जो युवा महिलाएं हैं उनका क्या दृष्टिकोण है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको क्या सोचती हैं, शायद एक ये मुख्य रूप से इरादा होगा और क्या उनकी अपेक्षा है। तो ये मान लीजिए अगर सरकार रिपीट होती है, मान लीजिए इसमें राजस्थान में, तो उस चीजों को जो कमियां रह गई है अभी मौजूदा बिल के अंदर, उसको कमियों को दूर करने का कोशिश करते हैं। इस चीज का लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है। अब सवाल आता है कि ये राजनीति में अभी तक चाहे वो जो भी सत्ता में लंबे समय तक रहा हो या कैसे भी रहा हो, उनका दृष्टिकोण सिर्फ क्या कहते हैं सत्ता के गलियारों तक सीमित रहा है। आपने ये देखा होगा, इससे पहले उन्होंने कहा था कि मंत्री लोग पद यात्राएं अपने क्षेत्र में निकालें।
एक जरा से टोकन के रूप में निकाल दी गई थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं हुई, अधूरे मन से। क्योंकि सत्ता में आने के बाद में एक राजनीतिज्ञ का जो चेहरा जो होता है वो इस तरह का बन जाता है कि हमें तो शासन चला, आम आदमी से हमारा कोई नेता नहीं है। तो ये एक प्रत्यक्ष रूप से वो स्वयं भी अपना व्यक्तित्व निखार रहे हैं, साथ साथ ही वो ये देख रहे हैं कि जनता की आज की अपेक्षा क्या है, 1947 से पहले क्या थी, अब की अपेक्षाएं क्या हो गई है आजाद भारत में। तो ये कहना कि मतलब राजस्थान में वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब वो ये देख रहे हैं कि अब जो कार्यकर्ता निष्क्रिय रहते हैं उन्हें जागरूक कैसे किया जाए। तो वो अपने माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसे जाकर के घर जाकर के अलग अलग वर्गों को जाकर के अपनी बातें उनकी सुने और उनकी अपेक्षाओं को सरकार तक लाने की कोशिश करें ताकि वो एक अच्छा सुशासन दे सके। अब आप ये जो जिस तरह की अगर राहुल गांधी के जो है उनका जो जिस तरह का जो एक संगठन को मैं जहां तक समझ रहा हूं कि संगठन को मजबूत करने और एक नई दिशा में देने की उनकी कोशिशें इस संदर्भ में हम ले सकते हैं। अब रहा शासन को उनको बताने की आवश्यकता है। कार्यकर्ता ही तो अपने मतलब क्या कहते हैं सत्ता के जो शासन कर रहा है उस वर्ग को पता है और वो उसमें कमियों को बताया, उसकी कमियां क्या है, उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, क्या आदमी सोच रहा है। तो ये उनका उपाय, ये जिस तरह का जो जतन करें, चाहे कभी ट्रक ड्राइवर के पास बैठे हैं, कभी किधर बैठे हैं, तो एक आम जनता से के पास सीधे जाकर के जुड़ना। हालांकि इसमें एक चीज हो रहा है, जो व्यक्तित्व सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व चेहरा है, अगर वो जाता है तो बड़ी तामझाम भी होती है। सत्तारूढ़ दल का होगा तो बड़ा उसके इधर उधर इर्द गिर्द मतलब क्या कहते हैं कई चीजें होती है, तो वो वास्तविकता भी मालूम नहीं पड़ पाती है। तो ऐसी चीजों के लिए ये मतलब ये देखने में आ रहा है कि व्यवहार राजनीति को हम व्यावहारिक दृष्टि से कितना लोकप्रिय बना सकते हैं और कार्यकर्ता की क्या मतलब उसमें उसकी संवेदनशीलता का बढ़नी चाहिए, आम जनता के प्रति उसका लिप्तता होनी चाहिए। हम क्या योजनाएं घोषणाएं खूब करते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हो रहा है, किस नहीं हो रहा है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को वो जतन करने की आवश्यकता है। हम जी कार्यकर्ताओं को जतन करने के लिए दोनों ने अपने अपने ढंग से प्रेरित किया। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया कि आज कांग्रेस पार्टी मुश्किल हालात में है, संगठन काफी परेशानियों के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में आप लोगों को ज्यादा बेहतर ढंग से और ज्यादा मेहनत करने की और एकजुट होने की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी ने उनकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए उन्हें बब्बर शेर कहा। सवाल ये है, और जो महेश शर्मा जी ने कहा और जो वाकई में कि उनको ऊपर से मंच से भाषण देना है, लेकिन कार्यकर्ताओं से सुनना भी है एक बात। श्याम सुंदर शर्मा जी की जो वन वे, और एक और दिलचस्प बात जो आज हुई कि मल्लिकार्जुन जो पीसीसी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष जो प्रदेश के हैं उनकी तरफ से और उनकी टीम की तरफ से जो प्रयास किए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को राहुल गांधी से पहले बोलने के लिए आमंत्रित करना, तो जब कार्यशैली आपकी कार्यकर्ता निष्ठ होने की बजाय सत्ता निष्ठ है, तो ऐसे में आप कार्यकर्ताओं को कैसे प्रेरित कर पाएंगे? श्याम जी। देखिए मीना जी, राजनीति है और राजनीति में उसी को पूछा जाता है जिसकी वैल्यू होती है। आप सबको पता है कि खड़गे साहब का कौन सा नंबर है नेतृत्व में, वहां पर जो केंद्र में नेतृत्व है जो चौथे नंबर पे आते हैं। तो अब इनको पता था खड़गे साहब बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हम तो राहुल गांधी को तरजीह देंगे तो हमारा भविष्य बनेगा। तो जिस प्रकार से आज मैंने देखा कि राहुल गांधी, आप कह रहे हो कि लड़कियों के बीच में गए, अब लड़कियों के बीच में जाने के बाद उसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया मुझे नहीं समझ में आता। उसका कारण ये है कि वो चीज बोली लड़कियों ने, बच्चियों ने, वो बोला कि हमारे छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, चुनाव होने चाहिए थे। अब छात्र संघ के चुनाव पे रोक किसने लगाई, क्यों लगी रोक, ये सबको मालूम है। तो ये बात है कि हमारे राजस्थान में शासन तो आज भी अशोक गहलोत का है, तो इसका मतलब है कि हम प्रचारित नहीं करना चाहते थे उसको। इस कार्यक्रम, अब युवा लड़कियां थी
और लड़की देखिएगा जिस प्रकार से तामझाम, सही बता रहे थे वही जी, आप देखिएगा कि वो स्कूटर पे चल रहे थे तो आगे पीछे कितना तामझाम था, मेरे को समझ नहीं रहा, लोग ये चकित रह गए कि हो क्या रहा है, ये शूटिंग हो रही है, क्या हो रही है। तो इसलिए अगर आपको जाना था तो फिर आपको फिर खुले रूप में जाना चाहिए था कि बैठ करके जाए, अच्छी ठीक बात है, लेकिन आपने पूरे व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर दिया। देखिए कि आप जैसा करते हैं ठीक है, करना चाहिए, बच्चों को उत्साहित करना चाहिए, लेकिन कोई घटना हो जाती तो क्या होता, क्योंकि देखिए आप तो आप चले गए और आपके शासन के आगे पीछे के लोग थे, सारी सी बात थी। लेकिन जो आज मैंने सुना राहुल गांधी को, वो बब्बर शहर राजस्थान में, सही बात है, बब्बर शहर क्या शेर ही, यहाँ तो शेर भी, हमारे यहाँ तो टाइगर है, और गुजरात की बात को यहाँ कह गए, उन्होंने जोशीलेपन में अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया। लेकिन आज राहुल गांधी, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो कुछ, राहुल देखिए खड़गे साहब ने आज दिल में दर्द था वो सामने बयां कर दिया कि एक हो जाओ, अपने नाराज दोस्त को मना लो, नहीं तो सत्ता नहीं आएगी तो पार्टी नहीं रहेगी, और पार्टी नहीं रहेगी तो हमारा क्या अस्तित्व होगा। तो राहुल गांधी का भी आज दायित्व बनता था कि हम दोनों के बीच की दूरियां आज समाप्त कर दे। जब रामलीला के मैदान में आए थे तो दोनों को हाथ ऊपर करके एकता का सूत्र दे गए थे। आज यहाँ एकता का सूत्र नहीं दिया गया। ये तो देखिएगा, अरुण जी तो बैठे हैं, आपने उस ग्राउंड को देखा होगा, कहीं सीडब्ल्यूसी का सदस्य होने के नाते ही कहीं फोटो लगा देते, कुछ तो कर देते। आप तो पता नहीं क्या करना चाहते थे, मुझे नहीं पता था कि किस तरह की व्यवस्था, और आप लेने जाते तो आप खुद जाते हो, राहुल गांधी को जाते हो, खड़गे को जाते हो, आप सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को ले जाना ही पसंद नहीं करते हो, क्योंकि बाकी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को तो लेके गए आप। अब आप प्रदेश अध्यक्ष की क्या स्थिति है जो वो जमीन खरीद करके सरकार के सामने कह दे कि मैंने किया। चलो श्रेय देते हैं मुख्यमंत्री जी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, करना भी चाहिए जो श्रेय मिला है। और आप, क्योंकि आपने भी उस जमाने में दीनदयाल जी के समिति गठित हुई थी, और शैलेंद्र जी को पता होगा कि आपने भी ली थी जमीन। अब वो जमीन आपकी क्यों नहीं रही मुझे नहीं पता, आपकी ये भी 6 महीने के समीक्षा में तो आएगी। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने, तो बात की बात है। लेकिन आज आपने शिलान्यास जरूर करा लिया, लेकिन इससे पहले वार रूम बनाया था आपने सरकारी कार्यालय को लेकर के, जब आप कह रहे थे कि 3 मंजिला या 4 मंजिला जो भवन बनना था प्रस्तावित था, काफी टाइम पहले प्रस्तावित था, ये चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले या के पहले अगर शिलान्यास करा रहे हो आप, तो उसका अर्थ क्या निकलता है। देखिएगा कि आप कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी जिले की किसी की बनी है, थोड़ी बहुत की बनी होगी, अरुण जी जिले की कार्यकारिणी बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। किस कार्यकर्ता को आप आज संदेश देने आए थे? वो कार्यकर्ता मुझे कह रहा था कि मैं पहली बार जयपुर आया था तो हमारे को प्रभारी जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने चेतावनी दी थी 7 दिन में बना लेना। कितने दिन हो गए, जिला कार्यकारिणी सब बन गई क्या? मुझे नहीं पता, बनी नहीं बनी, ये तो अरुण जी बता सकते हैं। क्या सब ब्लॉक की कार्यकारिणी बन गई क्या? एक देखिएगा संदेश का काम अच्छा है, नेता देने का काम करता है, अच्छी बात है। और देखिएगा 2014 की बात करें मीना जी, जब रणछोड़ दास कौन बने थे, चुनाव हार गए थे, बुजुर्गों ने तो कोई साथ दिया नहीं राहुल का, राहुल गांधी अकेले चले गए। उसके बाद खड़गे साहब कितने दिन बाद कहा कि हम तो नहीं रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे, और आज फिर वही बना तो दिया खड़गे साहब को, लेकिन चलेगी हमारी, क्योंकि हम ही करेंगे जो कुछ करेंगे। राहुल गांधी के बोलने के बाद खड़गे साहब ने देखिए वो दर्द को बयां किया जो पार्टी में मौजूद है राजस्थान में। अब हम बैठ करके आखिर बात कर, अब आप खुले में बात कर रहे थे, आप तो कार्यकर्ताओं से अकेले में बात करके सुन के जाते हैं बात कि आखिर है क्या बात। ये तो अधिवेशन में तो फिर भाषणबाजी होती है, भाषणबाजी से कितना असर किसके पास जाता है। खड़गे साहब बोल रहे थे तो लोग जाने लग गए थे, अरे आपके पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता थे या पदाधिकारी थे, पदाधिकारी को तो बांध के रखने का अधिकार है आपको। ये खड़गे साहब के बोलने से पहले ही जाने लगे थे। तो लंबा भी भाषण बहुत दिया खड़गे साहब ने, आज मैं भी सुन रहा था, लंबा बहुत भाषण था। और राहुल गांधी ने भी जोश खरोश करने का प्रयास किया, और आज मुख्यमंत्री जी की योजनाओं की तारीफ करके उन्होंने ये तो जता दिया कि सरकार 2014 का चुनाव लड़ेगी तो उनके, वो तो सभी कह रहे हैं, सचिन पायलट भी ये नहीं कहता कि हमारी सरकार ने योजनाएं ठीक नहीं दी है, लेकिन आज भी चिंता यह है कि घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं हम योजनाओं को, नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसका कारण है संगठन कमजोर है। अभी जयपुर, इससे पहले भी राहुल गांधी आए थे, कुछ दिन पहले उनकी यात्रा थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी भीलवाड़ा आए थे। ये जो मुद्दा है सचिन पायलट और राहुल गांधी का, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने
इस मुद्दे को चुनाव तक किनारे छोड़ दिया है। अब कोई ऐसी मंशा लगती नहीं है अरुण शर्मा जी कि वापस दोनों के एक साथ हाथ खड़े कराए जाए। वैसी तस्वीर चुनावों से पहले दिखेगी क्या? देखिए, अगर इस तस्वीर ही सिर्फ रुचि है तो इसको कल ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तस्वीर तो दोनों के हाथ मिले हुए दिखाए जा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा अरुण जी एफर्ट नहीं है। ये आपके हाथ में ऑर्गेनाइज कराना होता तब तो तस्वीर कुछ अलग ही होती राजस्थान की। नहीं, मैं कन्वे तो कर ही सकता हूँ कि एक ये बड़ी इच्छा है कि एक ऐसी तस्वीर एक बार दोबारा दिखाई जाए। वैसे तो कई बार देख चुके हैं आप लोग, लेकिन एक बार नए सिरे से। ये इच्छा नहीं है, पहले आप ये समझ लीजिए, ये पीड़ा है मल्लिकार्जुन खड़गे की, ये पीड़ा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जो उनके भाषण में स्पष्ट रूप से दिखी है, और दिखी नहीं है, खुलकर बोला है उन्होंने। नहीं, देखिए, उन्होंने इन जनरल बोला है कि कोई भी अगर डिफरेंसेस हो तो ये ऐतिहासिक अवसर है पार्टी के लिए, इतिहास बदलने का अवसर है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी तरफ इशारा किया था। जो कि यूजुअली एक अध्यक्ष का फर्ज होता है कि एकजुट होने का आह्वान करे। और जो देखिए, ऑल सेड एंड डन, किसी भी राजनीतिक पार्टी में मतभेद और लोगों में आपस में क्या कहते हैं उसको, विवाद और ये तो चलते हैं। मतलब हम पे आप लोगों का प्रेम थोड़ा ज्यादा है, अदरवाइज एक सामने भी पार्टी है उसके भी सिर्फ फुटबॉल की फिल्म बनाई जा सकती है। इतने कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उसमें कि उसकी कोई वही नहीं। सारा प्रजातंत्र में डॉक्टर मीना सारा प्रजातंत्र श्याम जी भी हम में ही ढूंढते हैं। अरुण शर्मा जी ये कह के इस दलील से कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है, आपके घर में भी बर्तन बजते रहे, ये दलील कम से कम आपसे अपेक्षित नहीं है। नए पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं वहां तो समझ में आता है। नहीं, मुझे मेरा आश्चर्य कभी भी कम नहीं होता डॉक्टर मीना। या तो पिछले 9-10 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया। मतलब ये कमाल की खूबसूरती है कि अगर हमारे यहाँ कुछ प्रजातांत्रिक डेवलपमेंट हो रहे हो पार्टी में अंदर, खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हों चुनाव से सचमुच के, तो कोई नोटिस लेने की बात नहीं है। शाम जी को लगता है तो बना दिए, बाकी हैं तो राहुल गांधी। तो मैं ये कह रहा हूँ, सामने भी तो देखिए एक पार्टी है जहां लोग मुंह पे जीप लगा के बैठे हैं। हमारे एमपी वहां 25 एमपी हमारे भी हैं, उनमें से मुंह सिल के बैठे हैं। 10 साल हो गए इन लोगों को। एआरसीपी वहां की वहां खड़ी है, किसी मंत्री को बोलने की कोई इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खुद चुनेंगे, वो चाहे खट्टर साहब हो या देवेंद्र जी हो या भूपेंद्र पटेल साहब हो गुजरात में, किसी की मजाल है कुछ बोल दे। अगर आपको यहाँ प्रजातंत्र थोड़ा दिखता है और लोग बोलते हैं, अपने विचार रख देते हैं, मैं कई डिबेटों में जा चुका हूँ, ये तो आपका मंत्री कह रहा है, ये तो आपका मंत्री धरने पे बैठ गया बिजली के लिए। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जो भी मंत्री है, जो भी विधायक है, उसकी पहली जिम्मेदारी उसकी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति है। अगर उसको जरा भी अंदेशा लगा कि कुछ मुश्किलात हैं प्रशासन में, पूरा हक है उसको उठाने का। तो देखिए, बहुत स्पष्ट है। और ये बब्बर शेर वाली की जो मजाक चल रही है वो ये है कि राहुल गांधी ने ये नया नहीं कहा है, वो तो अब 2 साल से न केवल अपने कार्यकर्ताओं को, इन जनरल पब्लिक को भी कह रहे हैं डरो मत, इतने डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने यहाँ आप सिस्टम देखिए, मैं आप एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपवाद हो आप में से कुछ लोग पत्रकारों में, आप दिल्ली के मीडिया की हालत तो देखिए, उनको थोड़ा झुकने को कहते हैं, वो रेंग रहे हैं। किस तरीके का प्रोग्राम चलाते हैं, क्या होता है। वैसी अरुण शर्मा जी, आप जिन पत्रकारों का यहाँ हवाला दे रहे हैं, कुछ वैसे ही पार्टी में कार्यकर्ता थे क्या जिन्होंने पार्टी में
अनुशासन, डेकोरम, पद की गरिमा सबको भुलाकर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भाषण के लिए और राहुल गांधी की जगह उसके बाद रखी। नहीं, देखिए सीक्वेंसिंग की ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं इसलिए नहीं देता हूँ। आपने देखा होगा पूरे कार्यक्रम को, क्योंकि मल्लिकार्जुन जी का फ्लाइट लेट थी, करीब 1-1.25 घंटे लेट उतरे हैं वो, तो वैसे ही डिले चल रहा था। और इसमें मैंने कहा ना, हमारी आदत हो गई है, वी नीड टू मच इन एवरीथिंग। कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। कोई बात नहीं, वो चॉइस है, अपनी अपनी खुली चॉइस है। लेकिन दोनों महत्वपूर्ण नेताओं ने अपने अपने ढंग से राजस्थान के कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है। और राजस्थान में इबारत दीवार पे लिखी हुई है, 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी अपने काम की वजह से। और जो एक लंबी लकीर डॉक्टर मीना खींची है इस पार्टी ने, मतलब ऐसे कई फर्स्ट हैं जो देश में अभी कहीं नहीं है। राइट टू हेल्थ हो, चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल फॉर गरीब लोगों के लिए हो, एक लंबी फहरिस्त है। इवन ये पेपर जो लीक हुए हैं सब जगह होते हैं, हमारे पड़ोस अड़ोस में होते हैं, गुजरात जैसी जगह में भी होते हैं, बट राजस्थान इज द ओनली स्टेट जहां सचमुच एक बड़ा कठोर कानून बनाया गया है, सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो हम तो अपने काम के बल पे खड़े हुए हैं और मुझे तो कोई शंका है नहीं। बाकी तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये 2-2.5 महीना। अभी 2 दिन बाद प्रधानमंत्री अपना नवा दौरा करेंगे राजस्थान में और आना जाना लगा रहेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है वो काफी समझदार और पॉलिटिकली अवेयर नेतृत्व है। उनको पता है ये हालत बहुत पसली है, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते, तो उनको तो लगभग रोज आना है। 200 विधायक दूसरे राज्यों से बुलाने, सारे मिनिस्टर यहाँ कैंप डालेंगे। वी आर रेडी। बीजेपी से चुनाव लड़ना आजकल आसान नहीं रह गया है डॉक्टर मीना, आप जानती हैं। मतलब वो चाहे धन बल हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार किया है। और एक बात और अरुण शर्मा जी, हम कुछ भी कहते नहीं है, हम कुछ भी बोलते नहीं है, हम कुछ भी देखते नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर आकर कहा पहले राहुल गांधी जी बोलेंगे, इसलिए हमने आपसे पूछा कि ऐसे उनको आना पड़ा स्टेज पर, उनको ये कहना पड़ा और उसके बाद राहुल गांधी जी बोले, उसके बाद वो बोले। इसलिए मैंने आपसे इशारा किया, मैंने आपसे सवाल पूछा कि जिस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वैसे लोग पार्टी में भी मौजूद है निश्चित रूप से। हर जगह जनरलाइज आपने, उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उससे पहले आपने इस बात को स्वीकार भी किया। बहरहाल हम वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री ने अपनी आशीर्वाद यात्रा का ऐलान किया था और उसको कैंसिल करना पड़ा, डोटासरा जी को उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उसकी क्या वजह थी अरुण जी? मैं समझा नहीं, आशीर्वाद यात्रा का ऐलान किया था कब? वो तो ईआरसीपी के लिए पूर्वी जिलों में एक यात्रा निकाली जानी है, उसका ऐलान जरूर किया था उन्होंने, और कोई वजह नहीं है उसकी। देखिए पूरी वो एक हिसाब चुकाना बाकी है जो ईस्टर्न राजस्थान के साथ हो रहा है ईआरसीपी के मामले में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, हमसे वादा किया गया था ओरिजिनली, वसुंधरा जी की ये स्कीम है पूरी विद डिटेल्स, सारी डिटेल्स वसुंधरा मैडम ने भिजवाई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 2-2 जगह भरे मंचों से वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। बल्कि हमको सुनने में आ रहा है, यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बना दीजिए, अगली कैबिनेट मीटिंग में ईआरसीपी हम पास करवा देंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग है, आप मतदाता को प्रजातंत्र में ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपके सब काम तब होंगे जब दोनों जगह डबल इंजन की सरकार हो। दूसरे अर्थ में यही तो कह रहे हैं आप। नड्डा साहब ने बेंगलोर में भी कहा था ये चुनाव के मध्य में कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। दैट इज ऑन रिकॉर्ड।
तो कड़ी ये से जो कड़ी प्रसाद बंटने की लाइन में हम नहीं खड़े। अशोक गहलोत भी करते रहे हैं, इससे पहले भी हुई है। कड़ी से कड़ी जोड़ने की बातें इस प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता की जुबान से हमने सुनी है। बहरहाल अब देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। सवाल ये है शैलेंद्र धाबाई जी कि जो मुख्यमंत्री की यात्रा इस पूर्वी कैनाल वाली जो पूरी एरिया है, इस 13 जो मोटा मोटी जिले आते हैं उनमें, और अब जो बढ़ गए हैं, वहां जो जाने का जो कार्यक्रम था वो प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद शेड्यूल अब किया जाएगा। प्रधानमंत्री क्या इस मंच से, जो कि वो आ रहे हैं परसों, कोई बड़ी घोषणा इस मुद्दे पर कर सकते हैं? मीना जी, सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं उनकी मैं बात को एक क्लियर कर देता हूं कि पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर से जो परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू हुई थी, 18 दिन में उस यात्रा में था और एक भी दिन 8 जिले जो पूर्वी राजस्थान के उनमें से हम होकर आए, किसी ने भी एआरसीपी के मुद्दे पर ना तो कोई मांग रखी ना हंगामा किया। उनको पता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है ये भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना थी जो हम चाहते थे 13 जिलों को पानी मिले, और आपने उस डीपीआर को संशोधित कर केंद्र को नहीं भेजा। ये बैठे अरुण जी, बता दें कि मानदंड क्या होते हैं राष्ट्रीय परियोजना के, बताएं। आपको मध्य प्रदेश से एनओसी लानी थी, सिर्फ राजनीति करी, इसलिए उनको यात्रा निकालनी पड़ी पहले, क्योंकि परिवर्तन यात्रा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी घबरा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, जो जन समर्थन जन आशीर्वाद मिल रहा है। एक भी दिन ईआरसीपी पे किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, पूरे जिले में, हम पूरे 8 जिले घूमकर आए, कहीं भी हमारे सामने इशू नहीं आया जो ये बताता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं। और सिर्फ राजनीति करने के लिए, अगर इनको इतनी 13 जिलों की जनता की सुध होती तो 2008-13 में आपकी सरकार थी राजस्थान में, केंद्र में आपके पास सरकार थी यूपीए की, कांग्रेस पार्टी की, तब आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराते ना, तब याद नहीं आई। आपकी सरकार आ गई जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब भी इनको एनओसी देने से मना कर दिया। मीना जी, तथ्यों को सही जानिए पहले। मैं नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरे वाक्यों को पूरा होने दीजिए। दूसरी बात, जो ये कहना चाह रहे हैं कि आज आपकी योजनाएं, आज आपकी चिरंजीवी योजना 80% आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रही है। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, यह आंकड़ा दे दे कि 5 लाख से ऊपर आपने कितनों का इलाज कराया, तो वही पैसा तो आप दोगे। 80-90% तो केंद्र की योजनाओं का 5 लाख रुपए आप दे रहे हो। तो आप बता दिए ऐसी कोई योजना नहीं, सारी हमारी योजनाओं के नाम बदल दिए। भामाशाह योजना हो, चाहे हमारी अन्नपूर्णा रसोई घर योजना हो, विषय कुछ भी हो, आप लोगों के एकदम स्टैंडर्ड फिक्स हैं, जो आप लोगों की ट्रेनिंग में आते हैं कि ये इन 5 मुद्दों पे आपको ये 5 बातें बोलनी है। नहीं, ट्रेनिंग की बात नहीं है मीना जी। नहीं मीना जी, मैं आपको प्लीज, मैंने आपसे सवाल पूछा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं परसों, कोई तो बड़ा आपने पूछा ना ईआरसीपी का, तो बता रहा हूं ना मैं, अब उस पे आ रहा हूं ना। बिल्कुल, ईआरसीपी के, आप सुनिए, ईआरसीपी पे कभी भी प्रधानमंत्री जी ने 2018 में वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने डीपीआर भेजी है और हम इसको सकारात्मक रूप से देखेंगे, इसकी तकनीकी जांच होगी। जब उसका निरीक्षण हुआ, जांच हुआ, उसमें खामी पाई गई। मीना जी, उसमें मांग कर चुके हैं शैलेंद्र धाबाई जी कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। क्या प्रधानमंत्री इस यात्रा में करेंगे? क्या राज्य सरकार ने संशोधित डीपीआर भेज दी है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से। मीना जी, आप बताइए, पूछिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, क्या इन्होंने कमियों को दूर कर दिया है? क्या मध्य प्रदेश से इन्होंने सहमति ले ली है? राष्ट्रीय परियोजना के मानदंड है जो 1952 से बने, चाहे नीति आयोग हो, योजना आयोग हो, आप बिना मानदंड के कैसे मांग रख सकते हो? तो आप देखिए, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं 18 दिन उस यात्रा में था और एक भी दिन ईआरसीपी का इशू नहीं आया, जो बताता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं, धोखा देने की राजनीति कर रहे हैं। अब जो है वो धोखे में नहीं आने वाला है। राजस्थान की जनता देख चुकी है, 5 साल आप लड़ते रहे, कुर्सी के लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हो, जनता का आपने भला किया नहीं। आपने कुर्सी बचाने के चक्कर में महिलाओं की आबरू को लुटने दिया, आपने पेपर लीक करवा दिए, आपने माफिया गुंडाराज को पनपा दिया, अपराधियों को आपने शरण दी, 18 पेपर लीक करा दिए, खून के आंसू रो रहे युवा हमको मिले। आज आप बोलते हैं राहुल गांधी जी, अरे राहुल गांधी जी संविधान पढ़ के आए, पहले संविधान की जानकारी है नहीं राहुल जी को। अगर नियम है नहीं, वैधानिक प्रावधान है नहीं, आप कह रहे ओबीसी को आरक्षण दो, अरे भाई आपको किस
किसने रोका था जब आपकी 2004 से 14 तक सरकार थी? वो आपने उसका बहुत अच्छा जवाब इनसे पूछा, जो इनके पास कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इनका नारा था गरीबी हटाओ, गरीब को हटा दिया हमने, गरीब को सशक्त किया, महिला को सशक्त किया, किसानों के बारे में सोचा, युवाओं के बारे में सोचा। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बोल रहे हैं 25 सांसद। अरे भाई, आपके राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? वो केंद्र के जो आपके सांसद गए हैं वही तो डिमांड रख रहे हैं। मीना जी, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? यहाँ के सांसद गए वही तो करा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जल से अरे बिजली आ रही है, जल आ रहा है, जल जीवन मिशन से आपको जल मिल रहा है। वो किसकी योजना है? तो सांसदों की तो योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है। तो कांग्रेस पार्टी को पहले ना तो राजनीतिक अधिकार है, ना संवैधानिक अधिकार है, और ना ही नैतिक अधिकार है, ना ओबीसी पे बोलने का, ना महिला आरक्षण पे बोलने का, और ना ही किसी भी तरह की योजनाएं ईआरसीपी पे बोलने का। क्योंकि ये सिर्फ झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, धरातल पे वो इंप्लीमेंट नहीं होती। आज जनता परेशान है। वो मीना जी, राहुल गांधी बोलते हैं कि बीजेपी डराने की राजनीति करती है, लेकिन डरते नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज जिस तरह ओबीसी वाले मुद्दे पर जनता को अपने साथ लेने की कोशिश की, हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महिला रिजर्वेशन बिल पर जब अपना जवाब दिया था, तो ओबीसी के सांसदों और विधायकों के जो आंकड़े पेश किए थे, उससे एक बार तो उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी थी। लेकिन सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी, कि ये ओबीसी का जो दाव खेलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, राजस्थान चुनाव में कोई इससे फायदा होगा कांग्रेस को? देखिएगा कि ओबीसी का वोट बड़ा है और 50% तो बताते हैं, अब बाकी की ज्यादा है नहीं अभी। वो तो अगर कांग्रेस के राहुल गांधी जी कह रहे थे हमने कराई थी, तो वो खुद ही उजागर कर देते हमने कराई थी, रिजल्ट क्या था, इसका मतलब रिजल्ट बंद है, रिजल्ट पता होने के बाद भी। लेकिन ओबीसी निर्णायक भूमिका में तो है। और सही बात है, देखिएगा कि शैलेंद्र जी बार बार कह रहे हैं संसद को अधिकार है सब चीज करने का, संसद सर्वसम्मति से कर देगी तो मान लिया जाएगा। आप शैलेंद्र जी कह किसको रहे हो? आप कानून के जानकार होने के बाद भी संसद की उसको घटा रहे हो, जो ताकत संसद की है, संसद को अधिकार है ना कैसे बताइए, कैसे श्याम जी? सर्वसम्मति, संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, तो सब कुछ कर सकती है। आप क्या बात करते हो? किसके बारे में? सुनिए तो सही। अगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करती है संसद कि हम उसको तत्काल लागू करना चाहते हैं, तो वो इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करती है, सरकार की इच्छा शक्ति। उसको देखिए 2024 में चुनाव जीतना है, 2029 में भी जीतना है। बिना जनसंख्या जाने, अरे सुनिए, आप बताइए, क्या जनसंख्या की जरूरत नहीं, क्या लिमिटेशन के कैसे लागू हो सकता है? आप ये बताओ ना, आप सुप्रीम कोर्ट में अटक जाएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अटक जाएगा। क्या बात करते हो? आप आज कानून बना है, आज हमने कानून बना के दे दिया, आने वाले सर्वसम्मति से हो सकता है, लागू होगा, चाहे वो किसी की सरकार आए। आप बताइए, बिना जनसंख्या के आंकड़ों के, बिना डिलिमिटेशन के, आप चाहते हैं कि इस बिल को हम ऐसे कोरे लागू करते थे और सुप्रीम कोर्ट में अटक जाता? नहीं, हम कानून बनाएंगे और आप शर्त क्यों लगा रहे हो? डायरेक्शन देंगे। कानून बनाते वक्त शर्त लगा दी, अगर शर्त नहीं लगाई गई हो तो लागू हो जाता। अब आप खुद करो, आप कानून के जानकार हो ना, लागू नहीं होता ना, महिलाओं की जनसंख्या आनी चाहिए। आप बताइए ना, अगर सेंसस होता तो 2011 का सेंसस तो इन्होंने ओपन किया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने 2011 का सेंसस कराया था, तब आप बार-बार कह रहे हो। आज सेंसस होगा, सेंसस के बाद वो लागू होगा। अरे वो तो परिवर्तित हो जाएगा ना, वो तो उसके अनुसार हो जाएगा। 2024 में तो जो आज है उसके ऊपर लागू हो सकता है। कैसे हो जाएगा? अरे समझ में नहीं आता। आज पार्लियामेंट के लेटेस्ट आंकड़े चाहिए जनसंख्या के। आप सुनिए, अरे सुनिए शैलेंद्र जी, सुनिए। नहीं राजीव तिवारी जी, ये जो बहस है, ये जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच आने वाले लोकसभा चुनाव तक इस विषय पर जितनी माउथ पब्लिसिटी होगी, एक तरफ महिला रिजर्वेशन बिल तुरंत पास हो सकता था, जिसे नाम बदलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा। 2010 में जब राज्यसभा में पेश हुआ था बिल, उसमें ये परिसीमन का क्लोज नहीं था, वो उसी समय लागू हो सकता था। लेकिन सवाल ये है कि जब उस वक्त ओबीसी के मुद्दे पर लालू यादव जिस आवाज में, जिस सुर में बात कर रहे थे, आज राहुल गांधी उस सुर में बात कर रहे हैं। राजीव जी, देखिए, तब कांग्रेस की सत्ता थी,
यूपीए सरकार में वो प्रमुख दल था, प्रधानमंत्री उनका था। तो उस समय क्योंकि लालू यादव और ये जो राजद वगैरह ये इनके सहयोगी दल थे, तो उन्होंने ये प्रेशर बनाया, क्योंकि बिहार में और जो यूपी में और दूसरी जगह ये जातीय राजनीति ज्यादा है बनिस्पत राजस्थान के या मध्य प्रदेश के। तो उन लोगों ने ये प्रेशर बनाया कि अगर ये सारी चीजें इसमें लागू हो गई तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये पूरा इसका विरोध किया और बाध्य किया कांग्रेस को कि इस विधेयक को अभी ठंडे बस्ते में डाला जाए। और अब चूंकि विपक्ष में है और राहुल गांधी अब इसीलिए इस चीज को उठा रहे हैं कि ओबीसी का जो मुद्दा है, और अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे 50% इसके अंदर जो अपने मतदाता हैं वो ओबीसी वर्ग के आते हैं, तो उनका जो है वोटों का फायदा लेने के लिए अब उनको लग रहा है कि हम मांग उठा के दबाव बनाएंगे और हमारी वजह से कहीं कोई एक संशोधन हो गया तो हमारे को इसमें चुनाव का बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये सब राजनीति और वोटों की राजनीति है, उसी को लेकर ये सारा, चाहे राहुल गांधी अभी उठा रहे हैं, उस समय लालू यादव ने उठाया था। अब हो सकता है 24 में कोई नई सरकार आ जाए, उसके बाद बीजेपी अगर विपक्ष में आ जाती है तो वो भी इस मुद्दे को 29 के चुनाव में बुलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जहां तक डिलिमिटेशन और जनगणना की, ये सेंसस की बात आती है, तो इसका कोई 10 में भी नहीं था क्लॉज, ये तो क्लॉज डाला गया है, जानबूझकर डाला गया है, जिससे कि अभी इनको दूसरे दलों का, जो इनके सहयोगी 38 दल हैं, उनका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े और ये 24 का और 29 का जो चुनाव है वो उसी उससे लेके ये नैया पार अपनी लगा लें। तो ये बीजेपी का सोचा समझा ये एक रणनीति थी, इसी वजह से इसमें ये नए क्लॉज डाले गए। महेश जी, आखिरी सवाल आपसे, ये जो ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं, एक तरफ तो राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ने की कोशिश, एक तरफ राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल अपने आप को दिखाने की कोशिश, एक तरफ राहुल गांधी अपने आप को बेखौफ बताने की कोशिश, और उसके बीच में ये जो जनता को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश, ये जो जातिगत जनगणना की जो बात है, ये क्या जनता चुनाव में जब जाएगी कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी के लिए मददगार होगा? देखिए, जहाँ ये इसकी जाति की जनगणना की जो बात हो रही है, जातीय जनगणना की, ये नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले उठाया इस मामले, और उसके बाद से फिर ये सब के सब मतलब उस मुद्दे को लपकने लगे हैं। सारे राजनीतिक दल ये इसी पे कायम है। तो ये जातिगत, अभी ये जो मुख्य जो अब तक जनगणना जो कि 221 में शुरू हो जानी थी या होनी थी, वो अभी तक पेंडिंग चल रही है। आज ये 3-4 साल हो गए लगातार, और अभी तक कोई इसका आसार भी नहीं नजर आ रहे हैं कि जनगणना कब शुरू होगी। और जबकि हर देश में, किसी भी देश में हो, चाहे जनगणना है, वो एक शेड्यूल तय है कि 10 साल बाद में करवाते हैं, लेकिन हमारे इस देश में नहीं हो पाया। 2011 के बाद जो भी है आंकड़े वो 2011 के हैं, 2021 का तो बोल ही नहीं रहा है। ऐसे सूरत में ये जो गणित है, कभी जातीय के आधार पे, क्योंकि ये जातीय गणना के आधार पे ही ओबीसी का डिसीजन होगा, क्योंकि कौन सी जाति में मेन रूप से अगर जाति आधार पे जो गणना होती है उसमें ओबीसी ही एक मेन फैक्टर आएगा कि उसकी जनसंख्या कितनी है और उसके हिसाब से मतलब क्या कहते हैं, और कौन सी जाति को और इसमें जोड़ा जाए, ये सारी चीजें हैं। तो अभी ये पॉलिटिकल मामले हैं, जब तक जनगणना का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक ये बिल हो या कितना हो, उसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। क्योंकि अभी 2000 सबका इस चर्चा में शामिल होने के, माफी चाहती हूँ महेश जी, समय की सीमा है, कार्यक्रम को हमें अभी विराम देना होगा, लेकिन सत्ता का विषय है, जाति से ज्यादा जाति के रास्ते सत्ता सिंहासन पर बैठने की जो कोशिश है, उसमें भले ही आजादी के 75 साल बाद हम अमृत महोत्सव मना रहे हो, अमृत काल की बात कर रहे हो, लेकिन आज भी हम 75 वर्ष पुराने
जातिगत गणित के सहारे ही सत्ता हासिल करना चाहते हैं और उसमें राहुल गांधी प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं वो भी उसी जाल में, मकर जाल में, अर्थशास्त्र में मकर जाल होता है, उसी में फंसे हुए, क्योंकि सारा खेल वोटों का है। कितना इस खेल में जनता उनका साथ देगी आने वाले दिनों में देखना होगा। राजस्थान के चुनाव पर नजर अब हर दिन बढ़ गई है। शाम 6 बजे आप हमारे साथ जरूर शामिल हो। आपके सुझाव हमारे पैनलिस्ट से, आपके सवाल हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप पूछ सकते हैं। कल शाम फिर मुलाकात होगी। कल रविवार है, सोमवार को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।